नमस्कार। शाम के ठीक 6 बजे हैं। आज 6 ही नहीं बजे हैं बल्कि देश भर में लॉकडाउन के 40 दिन भी पूरे होने को हैं। आज हो ही रहे हैं 40 दिन पूरे। ठीक रात को 12 बजे 40 दिन पूरे हो जाएंगे। लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 2, उसके बाद लॉकडाउन 3 चालू होने वाला है। हम इस समय राजस्थान के पूर्वांचल के सिरमौर अलवर जिले में जिला कलेक्टर इंद्रजीत सिंह के साथ हैं और ये हमारा सौभाग्य भी रहा कि हम तीनों बार लॉकडाउन से एक दिन पहले अलवर जिला कलेक्टर के पास आए और इनके माध्यम से हमने जो जिले में कुछ होने वाला है ताकि एक प्रमाणिक सूचनाएं जाए। आज फिर हम आपके बीच हैं जिला कलेक्टर के साथ और ज़्यादा मैं समय नहीं लूँगा और कोरोना से जुड़ी हुई आगे की तैयारियां, लॉकडाउन से जुड़ी हुई आगे की तैयारियां और अलवर सुखद स्थिति में अभी भी है। बहुत भौगोलिक रूप से देखें, राजनीतिक मानचित्र पे देखें तो अलवर की स्थिति ऐसी है कि आसपास अगर इस समय स्वास्थ्य का मानचित्र देखें तो कोरोना मरीजों से घिरा हुआ है चारों तरफ। अगर देखें कई जिले ऐसे हैं, राज्य ऐसे हैं, लेकिन ये अच्छे प्रबंधन का ही परिणाम है कि हम अभी तक बहुत ही सीमित मरीजों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जिला कलेक्टर इंद्रजीत सिंह जी का इस पत्रिका अलवर फेसबुक लाइव में राजस्थान पत्रिका के इस मंच पर स्वागत है। सर, एक बार पुनः आप जनता से कोरोना के बारे में, आगे की अलवर की क्या तैयारियां हैं, इसके बारे में हम बातचीत कर रहे हैं। सबसे पहले मैं यही सवाल करूंगा कि लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 2 और अब हम लॉकडाउन 3 में आ रहे हैं कल से 17 मई तक के लिए। तो ये जो पहले लॉकडाउन से अब तक कल से क्या अंतर होगा, आगे हमारी चर्चा जारी रहेगी जो हमारे दर्शक सवाल भी करेंगे। जी सर। पहले तो मैं आपका और आपके इस मंच का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगा कि लगातार सूचनाओं का, जानकारी का आदान प्रदान आम जन तक पहुँचाने में आपका जो ये मंच है ये जिला प्रशासन को, अलवर को मदद कर रहा है। सबसे पहली बात हमें ये समझनी पड़ेगी कि लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 2 और अब लॉकडाउन 3 में जो हम एंटर कर रहे हैं इसमें लगातार एक बैलेंस रखने का प्रयास किया जा रहा है। बैलेंस मेडिकल इमरजेंसी में और आम जन के जीवन के बीच में। लॉकडाउन 1 की जब शुरुआत हुई थी तो आप समझ सकते हैं कि कई प्रकार की रिस्ट्रिक्शंस बहुत हार्श थी। किसी प्रकार की कोई गतिविधि अलाउ नहीं की गई थी। लगातार कोरोना के जो आंकड़े थे उनके ऊपर नज़र रखी जा रही थी। जब हमने तकरीबन 1 महीने के बाद इस पूरी चीज़ का आंकलन किया गया, 19 अप्रैल को जो कई प्रकार की हर ज़िले में अलग व्यवस्था बनी, उसको देखते हुए 20 अप्रैल से लॉकडाउन 2.0 की शुरुआत हुई। उसमें आपने देखा होगा कि ज़्यादातर, चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो दुकानें हो, ज़्यादा से ज़्यादा राहत देने का प्रयास किया गया, लेकिन तब भी कई प्रकार की रिस्ट्रिक्शंस हमें रखनी पड़ी। जी। लॉकडाउन 3.0 जो है, जो कि अगले 14 दिन के लिए चलेगा, इसके तहत कुछ रिलैक्सेशंस और बढ़ाई गई हैं, लेकिन उसके साथ साथ एहतियात रखने की जो भारत सरकार की, राजस्थान सरकार की प्राथमिकता है वो अभी भी बनी हुई है। उदाहरण स्वरूप रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन के अंदर ज़िलों को चिन्हित करते हुए ये प्रयास किया जा रहा है कि किस प्रकार से हर ज़िले की अपनी एक जो बैलेंस बनाना है उसको कैसे रखा जा सके। उदाहरण स्वरूप अलवर ज़िला आज ऑरेंज कैटेगरी में है। कई प्रकार की छूट ऐसी है जो अभी भी हम 4 तारीख से अपने साथियों को, अलवर वासियों को उसको एक्सटेंड करेंगे। तो कहने का भाव ये है कि एक बैलेंस बनाते हुए पूरा देश एक एक करके स्टेज जैसे आगे जा रही है, तो सामान्यता की तरफ अपने पुख्ता कदम उठाना है। जी सर, वही सवाल मैं आगे उसी को ही गति देना चाह रहा हूँ कि कल से जीवन में क्या गति आएगी अलवर वासियों के, कल से क्या छूटें मिलने वाली है, और बाकी हम जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनके आधार पर भी आपसे जो लोगों ने व्यक्तिगत पूछे हैं, किसी ने अपने धंधे के बारे में पूछा है, किसी ने अपनी अन्य गतिविधियों के बारे में, तो कल से मुख्य रूप से प्रशासन ने किन छूटों की ओर फोकस किया है? कई प्रकार की चीज़ें हैं। जैसे मैं उदाहरण दूं आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लेकर, कुछ ग्रीन ज़िले इस प्रकार हैं जिसके अंदर बसों तक का, यानी कि इवन RSRTC की बसें अगर वो ग्रीन ज़िला होता तो वहाँ चल रही होती। जी। चूँकि हमारा ज़िला ऑरेंज ज़िले में है तो हमारे ज़िले के अंदर जो बसेस हैं, चाहे वो इंट्रा डिस्ट्रिक्ट हो यानी कि ज़िले के अंदर हो या ज़िले के बाहर जाने की है, उसके अंदर रोक है। लेकिन ज़िले के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे कि अलवर वाहिनी जो कल तक बंद थी वो अब चल सकती है, लेकिन पैसेंजर एक रहेगा।
लेकिन क्या उस अलवर वाहिनी को अनुमति कोई अनुमति उसको लेनी नहीं पड़ेगी। यही लॉकडाउन 3.0 की सबसे बड़ी बात है कि जो चीज़ों को लिखित में कह दिया गया है भारत सरकार, राजस्थान सरकार द्वारा, किसी प्रकार की अनुमति की जरूरत नहीं है। जिस प्रकार से पहले हम लोग हर चीज़ के लिए, हर गतिविधि के लिए पास की बात कर रहे थे, वो अब पासेस का सिस्टम धीरे धीरे हटाया जा रहा है। जी, यही लॉकडाउन 3.0 की सबसे महत्वपूर्ण बात है। उसी प्रकार से अगर कोई 2 व्हीलर से अपने घर से बाहर निकलना चाहेगा तो केवल ये एक रिस्ट्रिक्शन रहेगी कि 2 लोग एक स्कूटर पे, एक मोटरसाइकिल पे नहीं बैठेंगे, क्योंकि उससे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं होगी। लेकिन जो भी जरूरी काम के लिए जा रहा होगा उसको अनुमति नहीं लेनी उसको होगी। किसी प्रकार की अनुमति नहीं लेनी होगी। लगातार ये कार्य जारी रहेंगे। इसी प्रकार से मैं इंडस्ट्री के बारे में निवेदन करना चाहूँगा कि अगर कोई इंडस्ट्री, अगर कोई कंस्ट्रक्शन का कार्य, ये सारे चलने हैं तो उनमें से किसी को भी कोई परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लगातार वो अपना काम बढ़ाएंगे, केवल सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड की गाइडलाइंस की पालना करते हुए। सर, जैसे आपने अलवर वाहिनी का बताया, ये तो एक कस्बे के अलवर शहर में, टाउन में चलेंगी, लेकिन जो जिले भर में जो लोक परिवहन जो बसें हैं उनके लिए क्या व्यवस्था रहेगी? लोक परिवहन की जो बसें हैं उनमें जैसे मैंने पहले ही क्लियर किया कि अगर ज़िला ग्रीन में होता तो जो बसेस हैं उनका ट्रांसपोर्टेशन शुरू हो जाता। जी, भाव हमें ये समझना है कि हमें हर कार्य जो करना है वो रेड, ऑरेंज और ग्रीन को समझते हुए करना है। जब हमारा ज़िला ऑरेंज कैटेगरी में है उसका मतलब ये है कि जब भारी भरकम मूवमेंट शुरू होगा बसों का तो नेचुरल है कि अपने आप पे संक्रमण बढ़ने के चांसेस रहते हैं, आशंका रहेगी। इसलिए ये जो परमिशंस मिली हैं ये शहर के भीतर मिली है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज किसी ऐसे कस्बे से जहाँ पे केसेस भी हैं, वहाँ से बसें अगर शहर में, अलवर में, और अलवर से किसी दूसरे कस्बे में जाने लगेंगी तो संक्रमण का खतरा बढ़ेगा। तो कहने की भाव ये है कि अभी विद इन ज़िला और ज़िले के बाहर बहुत बड़ी संख्या में परिवहन नहीं होगा, लेकिन लोगों की आसानी के लिए अगर वो अपने 2 व्हीलर से, 4 व्हीलर से, किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट विद इन द शहर अगर जाना चाहेंगे तो वो बिना किसी रोक टोक के उनको अलाउ होगा। 2 व्हीलर और 4 व्हीलर में कितने लोग बैठ सकते हैं? देखिए, 4 व्हीलर में एक व्यक्ति जो कि खुद ड्राइवर है, उसके साथ कोई नहीं बैठे, उसके पीछे 2 सवारियां अलाउड हैं। इसी प्रकार से हमारे यहाँ पे अगर कोई ओला, कोई ऊबर, कोई इस प्रकार की टैक्सियाँ भी चल रही हैं, वो भी अलाउ की गई हैं। तो कहने का भाव ये है कि धीरे धीरे जैसे ही हम इस चीज़ को देखेंगे कि अगले 10 दिन में, 15 दिन में क्या बात बनती है, तो आप मान के चलें कि ये छूटें धीरे धीरे बढ़ने की ओर है। ई रिक्शा और ये जो सामान्य साइकिल रिक्शा हैं, इनके लिए भी यही ये बिल्कुल अलाउड है। साइकिल रिक्शा के ऊपर केवल एक व्यक्ति बैठे, ज़्यादा लोग नहीं बैठे, और सोशल डिस्टेंसिंग का हम सब जानते हैं कि उसी में पालना हो पाएगी। एक बात और क्लियर करना चाहूँगा, यदि किसी को बहरोड से अलवर आना है अपने चौपहिया वाहन में, तो क्या उसको अनुमति की आवश्यकता है? बिल्कुल पास कोई लेने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप में ट्रैवल कर सकते हैं। केवल इस चीज़ का ध्यान रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग का वो ध्यान रखें। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो किसी कार में बहरोड से आके अलवर और अलवर से फिर वापस जाना चाह रहे हैं तो केवल ये जो सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स हैं इनका वो ध्यान रखें, मास्क लगाएं और अपने कार्य को जैसे वो संपादित करना चाहते हैं कर सकते हैं। बिना मास्क अगर कल कोई मिलता है सड़क पे तो पुलिस को अधिकार रहेगा कार्रवाई? बिल्कुल रहेगा। ये मैं आपके माध्यम से सभी साथियों को कहना चाहूँगा। हो सकता है कि हाल फिलहाल लोगों को ये बहुत सख्त कानून लगें कि एक व्यक्ति अगर मास्क के बिना पब्लिक प्लेस में बाहर कहीं आते हैं तो उनके खिलाफ मुकदमा हो सकता है, 1 साल तक की सज़ा हो सकती है। इसको मैं इस प्रकार से आप सभी साथियों को समझाना चाहूँगा कि ये जो लॉकडाउन हटाया जा रहा है, ऐसा नहीं है कि कोरोना जा चुका है, खतरा लगातार बना हुआ है, लेकिन आम व्यक्ति, गरीब व्यक्ति, वल्नरेबल सेक्शंस, इंडस्ट्री सब खामियाजा भुगत रहे हैं। हमसे अगर अपेक्षा केवल एक मास्क पहनने की है, बिल्कुल, हमसे अगर अपेक्षा बाहर थूकने की नहीं है, हमसे अगर अपेक्षा ये है कि हम लोग हाथ धोते रहें, एक दूसरे से डिस्टेंस मेंटेन करें, 2 गज की दूरी रखें, तो बड़ी अगर हम वो कार्य नहीं कर सकते हैं तो मेरा मानना है कि हम समाज में अपना जो जिम्मेदारी है उसको नहीं निभा रहे। सर, विवाह समारोह जो कल होंगे, कल भी सावा है, आगामी 17 मई तक भी है, इसके बाद मई पूरे महीने में भी हैं, इनके लिए क्या छूटें रहेंगी? देखिए, इसके लिए स्पेसिफिकली इंस्ट्रक्शंस निकली हैं। कोई भी विवाह समारोह अगर वो 5 से ज़्यादा व्यक्तियों का होगा, क्योंकि वहाँ पे 144 किसी विवाह को, किसी धार्मिक संगठन को, किसी भी ऐसे कार्यक्रम को नहीं मानता है। जब 144 के रहते 5 से ज़्यादा लोग इकट्ठे होंगे, इसका मतलब ये है कि वो कार्य परमिशन के बिना नहीं होना चाहिए।
कहने का भाव ये है कि विवाह समारोह ज़रूर संपन्न हो सकते हैं, लेकिन आपको स्थानीय प्रशासन को इंटीमेट करना होगा। स्थानीय प्रशासन को आपको बताना पड़ेगा कितने लोग उस शादी में शामिल होंगे, और राज्य सरकार ने जो मैक्सिमम सीमा है उस शादी में सम्मिलित होने वाले लोगों की वो 50 रखी है। मेरा निवेदन रहेगा कि 50 की संख्या भी अधिकतम है, बहुत ज़्यादा। अलवर जिले के लिए आपने क्या विचार किया? हमने 50 रखी है। हमने भी उसी डायरेक्शंस जो राजस्थान सरकार की हैं उन्हीं को रखा है। जैसे कि शादी में 50 से ज़्यादा लोग नहीं होंगे। किसी फ्यूनरल के अंदर अगर किसी प्रकार से कोई मृत्यु होती है तो वहाँ पे शमशान के ऊपर एक साथ 20 से ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं हों। इस प्रकार की जो इंस्ट्रक्शंस निकली हैं ये अधिकतम सीमाएं हैं। हमें सभी को समझना पड़ेगा कि ये रियायत भी इसलिए दी गई है क्योंकि हम अपने अलवर वासियों का, हम अपने समाज का जो संस्कृति है उसको समझते हैं, लेकिन उसका कम से कम हमारी भीड़ इकट्ठी हो, ये हमारा प्रयास है। विवाह में एक सवाल है, हो सकता है ये गैर जरूरी भी हो आपको, लेकिन क्या बैंड बाजा बारात घोड़चढ़ी निकासी जो सारे संस्कार होते थे उनकी अनुमति रहेगी, या विवाह एक ही स्पेसिफिक जगह पे ही होगा? और जो आपने जो कहा सूचना देना पर्याप्त है, या उसके लिए लिखित में अनुमति लेनी पड़ेगी? नहीं, इसमें बिल्कुल अनुमति लेनी पड़ेगी। स्थानीय अपने थाने पे तहसीलदार, SDO, इन सबको हमने एम्पावर किया हुआ है। जहाँ तक बात रही इन सभी चीज़ों को साथ लेके चलने की, मेरा मानना है कि जो व्यक्ति शादी का संगठन ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं वो खुद ही समझदार हैं कि जब 50 की संख्या सबसे ज़्यादा है तो उसमें सभी लोग ये सम्मिलित हैं कि जब आप इतने सारे साथियों को इंक्लूड करेंगे जो हो सकता है गैर ज़रूरी है, तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं वो प्रशासन के आदेशों का उल्लंघन होगा और फिर वहाँ पे कार्रवाई होने के भी पूरे आसार रहेंगे। जो विवाह, बड़ी संख्या में हमारे ऐसे लोग हैं जिनके विवाह संबंध बाहर के जिलों में भी होते हैं, उनके लिए क्या प्रावधान है? उनके लिए जैसे बारात जाने का कि वो परमिशन किसी भी प्रकार से बाहर जाने की नहीं रहेगी। जैसे कि कोई रेड जोन है, आज जयपुर के अंदर अगर कोई विवाह समारोह के हिसाब से निकलना चाहते भी हैं तो मुझे नहीं लगता कि वहाँ के प्रशासन से परमिशन। लेकिन जयपुर से कोई आना चाहता है, जयपुर से अगर कोई आना चाह रहा है तो उनको केवल, जैसे हमने 4 व्हीकल्स की परमिशन आपको जैसे रखा कि एक गाड़ी है उसमें एक व्यक्ति आगे बैठा है, 2 व्यक्ति पीछे बैठे हैं। अगर इस प्रकार से 10 लोग 20 लोग आना चाहते हैं किसी एक जगह पे जहाँ पे शादी हो रही है, उस इकट्ठ में अगर बिना अनुमति के पहले तो कोई आयोजन होता है और उस आयोजन में अगर 50 से ज़्यादा एक साथ लोग होते हैं तो अपने आप कार्रवाई निश्चित होगी। मेरी रिक्वेस्ट इसमें यही रहेगी कि इसमें कई प्रकार के ऐसे कानून हैं जिनसे आप लोगों को समस्या हो सकती है। अगर शादी या किसी भी प्रकार का कोई सामाजिक सरोकार करना बहुत ज़रूरी हो तो कृपया करके आप जो आदेश निकल रहे हैं प्रशासन के उनका ज़रूर ध्यान तो रखें। ये विरोधाभास नहीं है कि धारा 144 और 50 लोग, इसीलिए परमिशन दी जा रही है, इसीलिए परमिशन दी जा रही है। जैसे आपने खुद ही पूछा कि क्या हर जगह पे परमिशन लेने की ज़रूरत है, इसीलिए कोई भी आपदा बन सकती है। आज अगर स्थानीय अधिकारी भी कोई मीटिंग ले रहे हैं उसमें भी मैं मानता हूँ 5 से ज़्यादा लोग एकत्रित हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार, प्रशासन हर उस इकट्ठ को मॉनिटर कर रहा है जहाँ पे लोग एक साथ एकत्रित हो रहे हैं। सर, अब हम मूल जो आज सबसे ज़्यादा जिस सवाल को पूछा जा रहा है हमसे, हमारे इस पेज पे भी, आपसे भी लगातार लोग संपर्क कर रहे हैं, बाजार कल से खुलेंगे, वो किस स्वरूप में खुलेंगे? और अलवर जिला मुख्यालय की अगर बात करें तो बजाजा सराफा बाजार, घंटाघर बाजार, इनको बंद करने का था पहले, तो क्या ये भी खुल सकेंगे या कोई ओड इवन सिस्टम रहेगा? इनके बारे में बताएं। देखिए, भारत सरकार ने 24 अप्रैल की रात को एक सर्कुलर जारी किया था जिसमें कई प्रकार की जो छूटें थी वो दुकानों के लिए अलाउ की थी। उसी के चलते 25 तारीख से राजस्थान सरकार ने उसको ज़िला स्तर के ऊपर डेलीगेट किया और ज़िले के अंदर अगर आप देखेंगे कि पहले इलेक्ट्रिकल की दुकानें, मोबाइल की दुकानें, बाकी समस्त इस प्रकार की नॉन एसेंशियल दुकानें, किराने पहले से भी चल रहे थे, नॉन एसेंशियल जो दुकानें थी उन सभी को परमिट किया गया। अगेन उसमें केवल एक यही बिंदु रखा गया, वो बाज़ारों को बंद रखा जाए जिन बाज़ारों के अंदर भीड़ नियंत्रण नहीं हो पाएगी। जैसे कि अलवर शहर के अंदर चूड़ी मार्केट है, जैसे पंसारी मार्केट है। आज भले ही वहाँ पे एसेंशियल आइटम बिक्री हो रही हो, फॉर एग्जांपल पंसारी मार्केट के अंदर हो सकता है कि एसेंशियल किराना का सामान था, लेकिन वो पहले दिन से अलाउड होने के बाद भी उसको नहीं खुलने दिया गया, क्योंकि जैसे ही वो मार्केट खुलती है वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना बहुत ज़रूरी मुश्किल हो जाता है। तो मेरा इसमें ये कहना है कि जब हमने 25 तारीख के बाद फॉलोअप करना शुरू किया
तो अलवर शहर के अंदर कई व्यापारी साथियों को ये आशंका थी कि शायद उनकी दुकान एसेंशियल में नहीं आती। फॉर एग्जांपल पंखे की दुकान अलाउड थी, लेकिन लोगों ने ये सोचा कि शायद बिजली की दुकान है तो अलाउड नहीं होगी। मोबाइल की रिपेयर या चार्जिंग की शॉप अलाउड थी, किसी ने सोचा कि शायद मोबाइल के शोरूम अलाउड नहीं होंगे। हमारी प्रशासन की और पुलिस की बैठक हुई, व्यापार साथियों के साथ हमने चर्चाएं की और हमने ज़्यादा से ज़्यादा दुकानें खुलवाने के खुद चल के प्रयास किए। कहने का भाव ये है कि जितना आमजन या व्यापारी साथी वापस नॉर्मलसी की तरफ आना चाह रहा है, उससे ज़्यादा प्रयास पुलिस और प्रशासन कर रहा है। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं यही निवेदन करना चाहूँगा कि पुलिस प्रशासन लगातार व्यापार संघों के साथ आमजन से फीडबैक ले रहा है। आप लोगों को निश्चिंत रहने की ज़रूरत है। किसी भी प्रकार से शिथिलन देके अगर कोई दुकान खुल सकती होगी, किसी व्यापारी साथी की हम मदद कर सकते होंगे, वो ज़रूर होगी। लेकिन आप कतई ये मत समझें कि कोरोना गाइडलाइंस की अवहेलना करने के बाद भी अगर कोई बाज़ार खुलता है तो उसके ऊपर हमें सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी। ये ज़रूर है कि जो कुछ ऐसे बाज़ार हैं जो सकड़े बाज़ार हैं, वो बेचारों को ये ज़रूर लग सकता है कि हमने क्या गलती की है जो हमें दुकानों को नहीं खुलने दिया। ये 17 मई तक नहीं खुल पाएंगी। ये अभी 17 मई तक नहीं खुल पाएंगी। इनके ऊपर हमें लगातार नज़र रखनी है। ये ऑरेंज कैटेगरी का ज़िला है। हमें समझना पड़ेगा कि एक भी पॉजिटिव आदमी अगर ऐसे किसी बाज़ार में आता है, उसकी ट्रेसिंग करना, उसका सारा कुछ करना, हम एक तरफ नॉर्मलसी की तरफ जा रहे होंगे और हो सकता है ज़िला किसी दूसरी दिशा में चला जाए। जिले में मुख्यालय के अलावा भी किसी ऐसे कस्बे को ट्रेस किया है क्या जहाँ कुछ स्पेसिफिक बाजारें बंद रहेंगी? नहीं, अभी इस प्रकार से हर जगह, जैसे भिवाड़ी कस्बा है, भिवाड़ी के अंदर भी अगर कोई ऐसी बड़ी मार्केट होगी जहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना मुश्किल होगा, उस बाज़ार को हमें समझना पड़ेगा। भारत सरकार और राज्य सरकार ने केवल बाज़ार का एक इस्तेमाल किया है। उस बाज़ार से मतलब ये है कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग एक साथ एकत्रित होते हैं, जगह बहुत कम है, दुकानदार चाह के भी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं करा सकता। आपने देखा होगा नुक्कड़ दुकान, रेजिडेंशियल कॉलोनीज़ के अंदर दुकानें बहुत तरीके से अलाउ की गई। क्यों? क्योंकि लोग बहुत होंगे लेकिन दुकान एक होगी। यहाँ पे क्या है, दुकानें बहुत सारी हैं, लोग भले कम हों, लेकिन वहाँ पे फिर 5 का जो गैप है, सोशल डिस्टेंसिंग है, गैप है, ये नहीं मेंटेन हो पाए। जैसे शहर में हम अलवर से ही बात शुरू करते हैं, अलवर में दुकानें खुलेंगी कहाँ से? जैसे बजाजा सराफा, अंदर के सारे बाजार, तो क्या इधर से गोपाल टाकेज, नगली सर्किल, काशीराम चौराहा, यहाँ से खुलना शुरू कहाँ से होंगे? ये आपने देखा होगा जब ये सारी चीज़ की शुरुआत हुई थी, चाहे पुलिस कंट्रोल रूम के साथ साथ लगती बस अड्डे के सामने की दुकानें हों या हमारे भगत चौराहा, अम्बेडकर सर्कल की तरफ का जाते हुए शोरूम्स हों बड़े बड़े, इवन 25 की परमिशन देने के बाद भी ये दुकानें बड़ी देर तक बंद रहीं। साथ ही एक दूसरे को देखते रहे कि किस प्रकार से दुकानें खुलेंगी, क्या पुलिस का, प्रशासन का कोई एक्शन होगा। होटल एसोसिएशन कई प्रकार की चीज़ें सामने आई। उन सबको आपको देखते हुए समझना पड़ेगा कि हर गली की, मोहल्ले की परिस्थिति अपनी अलग है। हमारे चाहे पुलिस के साथी हों, चाहे हमारे मजिस्ट्रेट्स हों, वो लगातार नीचे संवाद कर रहे हैं। यहाँ पे बैठे हुए केवल किसी एक चीज़ के ऊपर तुगलकी फरमान देना, मैं मानता हूँ सत्य नहीं होगा। हम लोग लगातार टच हैं। व्यापार संघ हमें आके बताता है, उदाहरण स्वरूप उन्होंने आके कहा कि साहब ये मार्केट है हमारी बहुत बड़ी, इसके अंदर हम केवल एसेंशियल आइटम्स को अगर खोलते हुए बाकी चीज़ों को बंद रख लें, आपकी सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन हो जाएगी और बाकी कार्य भी चलते रहेंगे। हमने कहा बिल्कुल खोलिए, लेकिन हम उसको मॉनिटर करते हैं। अगर किसी प्रकार से कोई दिक्कत आती है फिर उसमें एक्शन लिया जाए। सर, हेयर ड्रेसर और सैलून, क्योंकि ये हर आदमी की ज़रूरत भी है, लेकिन इससे संक्रमण का भी खतरा सरकार जता चुकी है, तो इनके बारे में कोई स्पेसिफिक सोचा गया है क्या, या इस तरीके के कुछ और काम हैं जिन पे रोक या छूट का? इसमें अभी चाहे रेड जोन हो या ऑरेंज जोन हो, इसमें स्पेसिफिकली भारत सरकार ने मना किया है कि रेड जोन, ऑरेंज जोन के अंदर ये सैलून्स, ये हेयर ड्रेसर्स, इन सब के कार्य को अभी स्थगित रखा जाए। मैं मानता हूं कि आने वाले समय में, क्योंकि ये भी हमारे साथी ऐसे लोग हैं जो हैंड टू माउथ भी होते हैं कई बार, इन लोगों का अपना एक रोज़गार का तरीका है जो पिछले 2 महीने से रुका हुआ है, प्लस ये एसेंशियल सर्विस भी इस प्रकार की है कि लोगों को इसकी ज़रूरत है। लेकिन देश में कई इंसिडेंट्स ऐसे आए हैं जहाँ पे संक्रमण काफ़ी फैलने के चांसेस रहे हैं। एक बीच का रास्ता कुछ ऐसा निकालने की कोशिश हो रही है कि दुकान की बजाय इसको किसी प्रकार से एसेंशियल सर्विस एट होम करने का प्रयास हो सके, या ऐसा कार्य हो सके जिसके अंदर की वही चीज़ें जैसे कि तौलिया है, कंघी है, बाकी चीज़ें हैं, इनका इस्तेमाल किस प्रकार से डिसइंफेक्शन के बाद किया जा सके।
इन सब चीज़ों के ऊपर सरकार की ज़रूर कोई डायरेक्शंस आएंगी। मतलब ये क्योंकि बहुत जल्दी आ सकता ये करना पड़ेगा, ये ज़रूरी है। हम लोगों को अगर ज़िला स्तर पे भी किसी प्रकार की कोई परमिशन देनी पड़ेगी तो हम उसके ऊपर भी चिंतन कर रहे हैं। सर, कुछ और महत्वपूर्ण सेगमेंट से जुड़े हुए सवाल हैं, लेकिन अभी बाजार से जुड़ा हुआ एक जो सवाल था हमने शुरुआत में चर्चा की थी कि सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक की अनुमति है। क्या इसके बाद कौन से जो अत्यंत आवश्यक जैसे मेडिकल शॉप्स इसके बाद क्या खुल सकेंगी, या इस अवधि के बारे में कुछ बताएंगे? देखिए, ये सुबह 7 से शाम के 7 बजे तक का जो एक दिनचर्या है, इसको इसलिए बनाया गया है ताकि रात के 7 से लेके सुबह के 7 तक नॉन एसेंशियल एक्टिविटी और लोगों का फील्ड के ऊपर उतरना, क्योंकि कई प्रकार के पासेस जो कि व्यवस्था थी अब उसको ख़त्म कर दिया गया है। कोई भी व्यक्ति ये सोचे कि मेरे को पास की ज़रूरत नहीं है और रात को वो घूमना शुरू कर दे, तो मेरे ख्याल से हो सकता है कि पुलिस को, प्रशासन को उन लोगों को रिस्ट्रेन करना पड़ता। तो ये एक वेलकम स्टेप है जिसको मैं मानता हूँ कि रात के 7 से सुबह के 7 बजे तक एक हिसाब से रेगुलेशन जो है वो मेंटेन रखा गया है। जहाँ तक बात दुकानें खुलने की हैं, तो मैं कहूँगा कि एसेंशियल सर्विसेज, जिसमें कि किराने की दुकानें जैसे पहले थी, प्लस मेडिकल की दुकानें, दवाइयों की दुकानें, चाहे वो प्राइवेट डॉक्टर्स हों, डिस्पेंसरीज हों, इन सभी एसेंशियल सर्विसेज को, इमरजेंसी सर्विसेज को चालू रखा गया है, बशर्ते किसी भी प्रकार का बाकी नॉन एसेंशियल मूवमेंट जो है उसको हम रिस्ट्रेन करेंगे। सर, धूम्रपान और मदिरा इनसे जुड़े हुए प्रतिष्ठान खुलेंगे? ये जैसे कि आपको पता ही है, एक्साइज के अंदर तो पहले से ही कानून है कि 8 बजे के बाद नहीं होता नहीं है। ये खुलेंगे इस अवधि में? ये जो अभी 3 लॉकडाउन 3.0 होगा, हमारा ज़िला जैसे कि ऑरेंज में है, मेरी एक्साइज ऑफिसर से बात हुई है, इसके अंदर अलाउड है और अभी तक आदेश एक्साइज डिपार्टमेंट से आए नहीं है। मेरा मानना है आज देर शाम तक आएंगे और जिला आबकारी अधिकारी तैयारी कर रहे हैं, उनको डायरेक्शंस दिए हुए हैं कि लगातार जो डायरेक्शंस मेंटेन करते हुए दुकानें खोली जाएं। लेकिन ये 6 बजे वाला प्रावधान इस पे लागू रहेगा? लागू रहेगा। और सर, जो इनका निर्माण होता है, कुछ ऐसी सामग्रियां हैं जैसे बीड़ी श्रमिक भी हैं और भी हैं, क्या ये निर्माण भी हो सकेगा, इनका मतलब उत्पादन भी हो सकेगा? जो मार्केट में मैन्युफैक्चरिंग, उदाहरण स्वरूप रूरल एरिया में किसी भी प्रकार का कोई मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर रोक नहीं जी। इसका मतलब ये है कि कोई लाइसेंस राज नहीं होगा। भले वो बीड़ी बना रहे हैं, भले वो तंबाकू बना रहे हैं, उसका सेवन किस प्रकार से होगा, उसकी बिक्री किस प्रकार से होगी, ये अलग बिंदु है। लेकिन इंडस्ट्री की जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें चाहे रूरल एरिया हो, चाहे रीको के एरियाज़ हो, उसमें मैन्युफैक्चरिंग को किसी भी प्रकार से कोई रोक अब रखी नहीं गई है। सब कुछ जैसे पहले मैन्युफैक्चर हो रहा था वैसे अब मैन्युफैक्चर होगा। सर, क्या क्लब और जिम आदि खुलेंगे अब? नहीं, ये बंद रहेंगे। मैं ये कहना चाहूँगा कि 7-8 प्रकार की कैटेगरीज हैं जिनको बिल्कुल ही डिसअलाउ किया गया है, चाहे वो ऑडिटोरियम्स हों, चाहे वो जिम हो, चाहे वो रेस्टोरेंट्स में बैठ के खाना खाने की बात हो, ये सभी प्रकार की जो व्यवस्थाएं हैं इनको बंद रखा गया है। सिनेमाज, मल्टीप्लेक्स, बड़े शॉपिंग मॉल्स, इन सभी व्यवस्थाओं के अंदर बार भी बंद रहेंगे। ये सभी प्रकार की व्यवस्थाएं जब तक नए डायरेक्शंस नहीं आते, हमें जैसे पहले व्यवस्था थी वैसे ही मेंटेन करना। सर, बाग बगीचे, उद्यान ये भी बंद रहेंगे। हर प्रकार की जो पार्क्स हैं, हर प्रकार का ऐसा इकट्ठ जहाँ पे हो सकता है उनको बंद रखा जाए। जो कॉलोनियों के अंदर भी बगीचे हैं वहाँ भी अनुमति नहीं? कॉलोनी के अंदर जैसे मैंने कहा कि वो अपनी पर्सनल व्यवस्था है। ज़्यादातर रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस ने यही किया हुआ है, क्योंकि वो लोग समझदार हैं, जानकारी रख रहे हैं। तो मेरे पास जो फीडबैक है वो ये है कि लोग फ्लैट से, बिल्डिंग से कम बाहर निकल रहे हैं। तो कतई ये सवाल पैदा नहीं होता कि पार्क के अंदर कोई 200 लोग, कोई 100 लोग इकट्ठे होकर इस संक्रमण को फैलाएंगे। हम कुछ और सेगमेंट से जुड़े हुए जो सवाल आए हैं एक तरह से रैपिड राउंड की तरह ही सर से पूछेंगे और जो उसमें उचित होगा वो जानकारियाँ आएंगी। लेकिन इस बीच सर, जो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी हम सबको होनी चाहिए और हमें जिस पे गर्व भी होना चाहिए, या सतर्कता। कोरोना जिसको लेकर ये सब चल रहा है उसमें हमारी क्या स्थिति है? एक सवाल में जो हम सबकी जिज्ञासा है कि जो बानसूर में जो केस आए, इन्हें कैसे आप लोगों ने, उनकी जांच के लिए क्या आइडिया आया कि उनकी जांच की गई दूर दराज खेत में जाके, या कहीं से कोई इसके लिए आपके पास कोई इनपुट था? और अब आगे की हमारी कोविड को लेकर क्या तैयारियां हैं? बाद में कुछ इंडस्ट्री से जुड़े हुए सवाल और कुछ सामान्य जो जनता के सवाल हैं। जी। देखिए, हमें सभी को ये समझना पड़ेगा कि जो ये लॉकडाउन चल रहा है, ये एक आपात स्थिति बनी हुई है, ये कोरोना की वजह से है। और अगर हम कोरोना को निपटने के लिए जो हमारे प्रयास हैं उनमें अगर हम कमी ले आएंगे तो मेरा मानना है कि हम जस्टिफिकेशन नहीं कर पाएंगे अपने एक्ट्स का।
इस धारणा को देखते हुए इस जिले में केवल 3 प्रकार की गतिविधियां लगातार करी जा रही हैं। सबसे पहला, डोर टू डोर सर्वे। मेडिकल लेवल पे जो ओपीडीज हैं, इन पे लगातार ये प्रयास हो रहा है कि किस प्रकार से जो कोरोना संदिग्ध व्यक्ति हैं उनका चिन्हीकरण हो सके। आपने देखा होगा, गांव ढाणी में मुनादी हो, चाहे मेडिकल डिपार्टमेंट की तरफ से अपील हो, जिला प्रशासन की तरफ से अपील हो, लगातार ये प्रयास किया जा रहा है कि कोरोना को किसी प्रकार से छुपाया ना जाए। ये मान के चला जाए कि कोरोना किसी भी प्रकार से छुपाने वाली बात नहीं है, हमें सामने आना है, इससे लड़ना है। मैं अत्यंत हर्ष के साथ कहना चाहूँगा कि पूरे ज़िले के अंदर हमारे कोरोना वॉरियर्स, चाहे वो एएनएम हो, चाहे वो आशा हो, चाहे वो बाकी हमारे फील्ड फंक्शनरीज हों, उन्होंने लगातार सर्वे किया है। घर से घर तक वो गए हैं, कई कई जगहों पे 2-2, 3-3 बार भी गए हैं, क्योंकि कई हमारे साथी बाहर से लगातार आने की चर्चा चल रही है। वो लोग आ रहे हैं, चाहे वो माइग्रेंट लेबरर हो, चाहे वो बाकी लोग हो। इन सभी परिस्थितियों को चिन्हित करते हुए कुछ ऐसे साथियों को चिन्हित किया जाता है जिनमें कहीं ना कहीं लक्षण दिख रहे हैं। अगर आप देखेंगे कि ज़िले के अंदर केसेस जो पॉजिटिव हैं वो मात्र 11 हैं, कुल 11 केसेस हैं, लेकिन हम लोग टेस्ट तकरीबन 3600 से भी ज़्यादा कर चुके हैं। मुझे लग रहा है कि हम अजमेर से भी ज़्यादा टेस्ट कर चुके हैं। ये जो टेस्ट की आंकड़ा है, प्रति पॉजिटिव केस हमने कितने केसेस किए, देखे, ये अपने आप में पूरे राज्य में सबसे ज़्यादा है। कहने का भाव ये है कि बहुत बड़ी संख्या में हम लोग टेस्टिंग कर रहे हैं, लेकिन इसका कतई मतलब ये नहीं है कि ये टेस्ट रैंडम हो रहे हैं। जो आपका सवाल है बानसूर वाला, उसमें ये किया जा रहा है कि लोगों को कैटेगरी वाइज चिन्हित किया गया, चाहे वो ऐसे लोग हों जो लगातार एसेंशियल सप्लाईज के कार्य में लगे हैं। फॉर एग्जांपल, कोई बहुत भीड़ भड़ाक वाले इलाके में अगर कोई किराने की दुकान वाला है तो वो लगातार लोगों के संपर्क में आ रहा है। अगर कोई हमारे डॉक्टर्स हैं, एएनएम हैं किसी एरिया के अंदर, वो हो सकता है कांटेक्ट में आ रहे हैं। बानसूर वाले केस में अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो लगातार आज़ादपुर मंडी जा रहा है, सब्जी लेके वापस आ रहा है, तो चांसेस हो सकते हैं। तो ऐसे प्रकार से 7 प्रकार की श्रेणियां बना के पूरे ज़िले के अंदर सर्वे कराया गया। ये जो केसेस हैं, ये ऐसे केसेस हैं जिनमें कोई लक्षण नहीं थे। हो सकता है कि कहीं बाहर से आपको दिल्ली से इनपुट, किसी प्रकार से कोई इनपुट नहीं है। हो सकता है कि अगर ये महीने बाद हमें इनपुट आता तब तक बहुत देर हो चुकी होती। यही कोरोना के अंदर हमें देखना है कि जल्दी आइडेंटिफिकेशन हो थ्रू टेस्टिंग, उसके बाद उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो। फॉर एग्जाम्पल, आज इनको किसी भी प्रकार की कोई सिम्टम्स नहीं है, भारी गंभीर बीमारी नहीं है, लेकिन ये किसी ऐसे व्यक्ति के टच में आएंगे जो वल्नरेबल होगा। फॉर एग्जाम्पल, कोई 66 साल का बुजुर्ग व्यक्ति जो पहले से डायबिटिक या हार्ट का पेशेंट है, उसको बहुत बड़ा जान का खतरा बन सकता है। इसलिए कोरोना के अंदर आइडेंटिफिकेशन करना, आइसोलेशन करना और उनको ट्रीटमेंट करके वापस उनके घर तक ले जाना, ये लगातार हमारे प्रयास रहे। जो कोरोना के बानसूर में मरीज आए हैं, बानसूर जो आपने बताया कि यहाँ जांच रैंडमली या जिस तरीके से की गई कि कैटेगरी वाइज, तो इस श्रेणी में आप क्या जिले को भौगोलिक दृष्टि से भी बांटा है क्या? जैसे सीमा है, जैसे इधर नौगांवा देखेंगे, उधर बहरोड नीमराना, या फिर इधर हम राजगढ़, थाना गाजी, मतलब ऐसा भी कोई कैटेगरी? बिल्कुल सही है। देखिए, भिवाड़ी एक अपने आप में ऐसा कस्बा है जहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस के बावजूद कई प्रकार के मूवमेंट्स होते हैं। अब भिवाड़ी कस्बे पे, निमराना पे, खैरथल जो इतनी बड़ी मंडी है, और जब से एग्रीकल्चर का काम शुरू हुआ है वहाँ पे भी कई प्रकार का एक आप कह सकते हैं संक्रमण का खतरा बना हुआ है। हमने जैसे बानसूर का एक एग्जांपल दिया, हर भौगोलिक और सोशो इकोनॉमिक कंडीशन को देखते हुए कुछ कुछ व्यक्तियों के सैंपलिंग किए गई है। जैसे निमराना के अंदर एक साथ हमने 200 ऐसे लोगों को चिन्हित करके सैंपल किया जिनके की चांसेस बहुत ज़्यादा थे, जो लगातार हो सकता है अप डाउन कर रहे हैं किसी विशेष कार्य से। खैरथल में जैसे मैंने कहा कि जब से मंडी का कार्य शुरू हुआ है तो मंडी में कार्य करने वाले श्रमिक, वहाँ के व्यापारी, बाकी सारी चीज़ें, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं ये आश्वस्त करना चाहूँगा कि लगातार ये टेस्टिंग की प्रक्रिया जारी रहेगी। हमारा मूल मंतव्य यही है कि इसके पहले कि कोरोना का कोई संदिग्ध पॉजिटिव व्यक्ति 1000 लोगों को वो फैला सके, हमें जितनी जल्दी से जल्दी उसको पकड़ना है, ये हमारा प्रयास रहेगा। आपने एक बार इस प्रक्रिया में नाराज़गी भी जाहिर की, ऐसा मतलब जो जांच प्रक्रियाएं हैं, या नाराज़गी कहें या मतलब चिंता जाहिर की कि एक तो धीमी गति हो रही है, मतलब जांच की धीमी जा रही है, या उस आपकी इस चिंता का असर रहा? कस्बा जैसे हमने कहा बहुत बड़ा कस्बा है, शहर है, इसी प्रकार से हमारे कई बाकी टाउन्स हैं।
अलवर शहर में आज तक कोई केस नहीं आना, ये एक उपलब्धि भी कही जा सकती है, लेकिन इसके साथ साथ ये इसके ऊपर चिंतन होना चाहिए कि क्या हम अपना कार्य प्रॉपरली कर रहे हैं। भिवाड़ी जैसे मैंने पहले भी कहा, फिर कहूँगा कि इतना मूवमेंट वहाँ पे होता है, 1-2 बैंक के केसेस हुए, हॉस्पिटल के केसेस हुए, जहाँ पे हमने बहुत डिटेल में जाके ट्रेसिंग की। तो हमारी जो चिंतन है, हमारा जो कंसर्न है, वो ये कहा जा सकता है कि हमें किसी भी स्तर के ऊपर ढीले नहीं पड़ना है। हमें लगातार ये टेस्टिंग का, ये सर्वे का काम जारी रखना है, ताकि किसी भी प्रकार से कोई ऐसा आइडेंटिफिकेशन हमसे नहीं रह जाए जो बाद में स्केल इतना बढ़ जाए कि वहाँ पे अपने आप में एक रेड जोन और एक हॉटस्पॉट बन जाए। सर, आगे रिलीफ के लिए क्या तैयारियां की जा रही हैं अब, जो क्योंकि सबसे बड़े अब जैसे बाहर से भी कई लोग आ रहे हैं, कई प्रवासी मजदूर यहाँ से वापस जा रहे हैं, उद्योगों में काम भी प्रभावित हो रहा है, ओवरऑल एक कोई प्लान भी ऐसा बना है क्या बड़ा? देखिए, लॉकडाउन 3.0 को अगर हम बड़े तरीके के साथ समझना चाहें तो मेरा मानना है कि ऑलरेडी भारत सरकार और राज्य सरकार एक रिलीफ को नेक्स्ट लेवल पे जाने का प्रयास हो रहा है। किस प्रकार से कि किसी भी व्यक्ति की सीमाओं को, उसके जीवन को सीमित नहीं किया जा सकता। केवल किसी को खाना पहुंचाना, केवल किसी को किसी प्रकार का डोल दे देना, मैं मानता हूं कि ये उसकी अपनी जो ह्यूमन कैपेसिटी है उसको रिस्ट्रिक्ट करना है। इसलिए ये जो कार्य है, ये सबसे बड़ा रिलीफ का कार्य है कि कोरोना जैसी महामारी के बीच में अगर सरकारें इस चीज़ को समझ रही हैं और ये रिलीफ दे रही हैं लोगों को कि उनको उनकी फ्रीडम धीरे धीरे कैसे वापस लौटाई जा सके, कैसे लोगों के रोजगार, कैसे उनके अपने पैरों पे खड़े होके खुद कमा के खुद खाने की जो शक्ति है वापस लाई जा सके, उसका प्रयास हो रहा है। फिर वाहे वो नरेगा के अंदर कार्य हो। आज जैसे ज़िले के अंदर हमने 20-25 हज़ार के आसपास नरेगा श्रमिक लगे हुए हैं, जिसको हम बहुत जल्दी बढ़ा के कम से कम 30 से 40 हज़ार तक लेके जाएंगे। फिर चाहे वो इंडस्ट्रीज़ का चलना हो, जिसमें बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ के अंदर श्रमिक ज़्यादा से ज़्यादा लगेंगे, ना केवल घरों के अंदर आमदनी होगी बल्कि पूरे देश की जो अर्थव्यवस्था है वो सरल होगी। इस प्रकार से कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ की बात हो, रूरल एरिया में एक्टिविटी की बात हो, इसको लगातार बढ़ाया जाएगा। मेरा मानना है कि आने वाले समय के अंदर हम लोगों को दोनों चीज़ों का बैलेंस लेके चलना पड़ेगा। मेडिकल इमरजेंसी को प्राथमिकता ज़रूर देंगे, जानें ज़रूर बचानी होंगी, लेकिन उसके साथ साथ ये देखना होगा कि किस प्रकार से अर्थव्यवस्था को, आम जीवन को वापस लाया जा सके। सर, अब कुछ सवाल लगातार जो लोगों के आ रहे हैं, इनमें से कईयों के हम जवाब दे भी चुके हैं, लेकिन फिर भी अगर स्पेसिफिक दें, क्या निजी वाहन चल सकेंगे? अंशुल सैनी का सवाल है। बिल्कुल चल सकेंगे, रिस्ट्रिक्शंस के साथ बिल्कुल चल सकेंगे। कंपनी में काम करने के लिए हम कैसे जाएं? ये यश मित्तल का सवाल है हमारे। जैसा मैंने कहा कि निजी वाहन जब चल सकता है तो आप तो एक कंपनी में, एक फैक्ट्री में कहीं भी काम करने जाएं। फॉर एग्जाम्पल, कोई मोटरसाइकिल के ऊपर जाना चाह रहा है, उसको केवल इस चीज़ का ध्यान रखना है कि वो अपने गंतव्य तक केवल एक सिंगल आदमी जाएगा। अगर 2 लोग जाएंगे तो उनको टोका जाएगा, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग ऑरेंज जोन को देखते हुए डिस्टर्ब होगी। कपड़े की दुकान खुल सकती है? बिल्कुल खुल सकती है। मतलब जो बाजार प्रतिबंधित है उनमें नहीं खुलेगी? बाजार में प्रतिबंधित है। फॉर एग्जाम्पल, कोई कपड़े का ही लगातार बाजार है जहाँ पे भीड़ को नियंत्रण ना तो पुलिस कर सकेगी और ना लोग खुद कर सकेंगे, शॉपकीपर के खिलाफ हो सकता है एक्शन हो जाए, वो चीज़ रोकते हुए बाकी सभी जगह पे हर प्रकार की दुकानें खुल सकेंगी। क्या घर में जो हाउसमेड है वो काम कर सकती हैं? बिल्कुल काम कर सकती हैं। उनको किसी भी प्रकार का कोई पास लेने की ज़रूरत नहीं है। वो पैदल आना चाहें, किसी साइकिल रिक्शा पे आना चाहें, बिल्कुल आ सकती है। रेड जोन से मार्बल आ सकता है या नहीं? मार्बल मूवमेंट किसी भी प्रकार का, फॉर एग्जांपल आज अगर आप रेड जोन या कंटेनमेंट जोन किसी बड़े शहर का भी देखें, उसके अंदर भी गतिविधि केवल लोगों की डिसअलाउड है। मैं नहीं मानता कि किसी रेजिडेंशियल कॉलोनी के अंदर से कोई मार्बल आएगा। जब हम रेड जोन की बात करते हैं तो किसी ज़िले की बात करते हैं। आज अगर जयपुर ज़िले को भी देखा जाए तो उसका भी जो इंडस्ट्रियल जोन है, चाहे वो सीतापुरा हो, चाहे वो विश्वकर्मा एरिया हो, उसके अंदर भी एक्टिविटी अलाउड है। तो अगर विश्वकर्मा एरिया से कोई पत्थर लेके आना चाह रहा है तो फुली अलाउड है। सतीश हैं, उनका सवाल है, हलवाई और मिठाई की दुकान ये बंद रहेंगी। ये इसलिए बंद रहेंगी क्योंकि चाहे वो रेस्टोरेंट्स हो, चाहे वो कोई दूसरी व्यवस्था हो, अभी तक केवल टेक अवे अलाउड है, होम डिलीवरी अलाउड है। जैसे ही ये दुकानें खुलेंगी, मेरा नहीं मानना है कि मिठाई की दुकानें किसी प्रकार से घरों तक होम डिलीवरी पहुंचा पा रही हैं। अगर वहाँ पे किसी प्रकार से भीड़ एकत्रित हो जाती है तो आपके ऊपर एक्शन होना लायबल हो जाता है। तो मैं कहूँगा कि एक बड़ा बैलेंस बनाने की बात है। जो साथी इसको खोलेंगे भी
मेरे को एहतियात ये देना है आपको कि इसके अंदर कार्रवाई होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि मिठाई का जो बिज़नेस है वो ऐसा होता है, लोग आते हैं, लेते हैं, चले जाते हैं। ढाबे हैं, कई ऐसे प्रतिष्ठित ढाबे हैं हमारे शहर में जिन पे हो सकता है कि एक समय पे 200, 300, 400 लोग रहते थे। मेरा मानना है कि जैसे ही वो ढाबा खुलेगा अपने आप लोग आएंगे और वहाँ पे ऐसी भीड़ होगी जिसको हो सकता है शॉपकीपर नियंत्रण में नहीं रख सके। इसीलिए सरकार ने ये सब सोचते हुए भी अभी तक भी रेस्टोरेंट्स में बैठ के खाने की परमिशन, इस प्रकार की दुकानों को खोलने की परमिशन, जहाँ पे भीड़ एकत्रित होगी और शॉपकीपर चाह के भी नहीं रोक पाएगा, अपने आप पे उनको रिस्ट्रिक्ट रखा है। अगर कोई आपको अपना प्रोजेक्ट लाके कोई व्यापारी बताता है कि मैं इसमें, जैसे रेस्टोरेंट या इन दुकानों में, तो उसको देख के आप आगे की अनुमति पर विचार कर सकते हैं? बिल्कुल दिया जा सकता है। उनको अपने स्थानीय अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। मेरा मानना है इससे लाइसेंस राज बढ़ेगा। हमें इस प्रकार के कार्य में नहीं जाना चाहिए जहाँ पे किसी एक को परमिशन दी जा रही है, दूसरे को नहीं दी जा रही है। तो मेरा निवेदन रहेगा कि अगले 14 दिन, मेरा मानना है कि बहुत जल्दी, जैसे आपने चाहे हेयर ड्रेसिंग, सैलून की बात की, हर वर्ग के लिए प्रशासन और सरकारें सोच रही हैं, बहुत जल्दी इसका कोई निष्कर्ष निकाला जाएगा। लेकिन हाल फिलहाल होटल्स, रेस्टोरेंट्स, ढाबे, मिठाई की दुकानें, इन सभी के ऊपर जैसे पहले रोक चल रही थी वैसे चलेगी। सर, हमारे छात्रों का सवाल है, कई भर्तियों की अंतिम तारीख 16 मई है। हालांकि ये राज्य सरकार या केंद्र के स्तर की बात है, 17 मई तक लॉकडाउन है, तो उनके आवेदन कैसे भरें? देखिए, इसमें मेरा मानना है कि जिस भी प्रकार की रिस्ट्रिक्शंस हैं, एक तो ऑनलाइन जहाँ पे लिए जा रहे हैं वहाँ पे आपको ऑनलाइन भरने चाहिए, जस्ट टू बी ऑन द सेफर साइड, ताकि कल को ये क्लेम ना हो कि आपके पास ऑनलाइन की व्यवस्था थी, आप नहीं भर पाए। दूसरी अब बात यह है कि अपने आप में हर प्रकार की रिस्ट्रिक्शंस जो है को रिलीज़ कर दिया गया है। आप किसी भी जगह पे, आज आप जयपुर भी जाके किसी नॉन कंटेनमेंट एरिया में जाके अप्लाई करना चाहें, अलवर शहर में कहीं आके अप्लाई करना चाहें, तो आप पूरी तरह से परमिटेड हैं। इसलिए आप चांस नहीं लें और हर प्रकार की जो जिम्मेदारी निभानी है उसको आप निभाएं। लॉकडाउन में अवैध खनन हो रहा है, मतलब ये शिकायत है हालांकि कि मुकदमे दर्ज नहीं कराकर उन्हें बचाया जा रहा है, ऐसी जानकारियाँ? देखिए, लगातार हमें समझना पड़ेगा, समाज में हर प्रकार के लोग होते हैं। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि हर प्रकार की गतिविधि सही हो रही है। मेरा मानना है कि इस समय का, ऐसे जटिल समय में भी कई लोग जो समाज कंटक हैं, हो सकता है कि इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हों। सख्त निर्देश दिए जाएंगे। आपके पास अगर सूचना आती है तो जो हमारा कंट्रोल रूम है 0144 233 8000, इसके ऊपर आप ज़रूर बताएं। ये कंट्रोल रूम हर प्रकार की जानकारी को लेके, चाहे पुलिस हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे माइनिंग हो, हर प्रकार की गतिविधि पे नज़र बनाए हुए है और एक्शन किया जाएगा। सब्जी मंडियों में वाकई में सोशल डिस्टेंसिंग हम भी बार बार चेता रहे हैं, उसे कहीं ना कहीं उसमें मुझे लग रहा है या तो छूट दी जा रही है या जिनको जिम्मेदारी दी गई है वो पालना कराने में अभी तक अक्षम नज़र आ रहे हैं। क्योंकि सुबह के समय, जैसे इसमें हमें एक उदाहरण बहुत अच्छा मिला, हमारे स्थानीय संवाददाता ने खैरथल से खबर भेजी। वहाँ स्थानीय जो सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल है, अभी बंद है, उसका बहुत विशाल मैदान है, वहाँ टेंट लगाकर सब्जियों का काम किया गया। तो क्या ये प्रयोग नहीं किया जा सकता है? और वहाँ चूंकि एक 4 दीवारी में है पूरा, तो ये डिस्टेंसिंग टूट रही है सब्जी मंडियों में। जी नहीं, ये बिल्कुल आपका सही फीडबैक है। मैं इसको मानूंगा कि इसमें प्रयास और बेहतर किए जा सकते थे, ना केवल बड़े शहरों में बल्कि छोटे छोटे कई कस्बों से एग्जाम्पल आया है कि जब लॉकडाउन है, कई प्रकार के ऐसे संस्थान खाली पड़े हों, चाहे वो स्कूल हों, चाहे वो बड़ी बड़ी ग्राउंड्स हों। अगर प्रशासन, पुलिस, सभी जिम्मेदार अधिकारी अगर मिल के ये प्रयास करना चाहें, लोगों को साथ ले, तो ये ज़रूर किया जा सकता है। कई जगहों के ऊपर ये प्रयास किए गए, नतीजे सफल रहे हैं। मैं पुनः सभी अपनी टीम से बात करूंगा और यही कोशिश करूंगा कि और सख्ती के साथ और लोगों को साथ लेने के बाद ये सब्जी मंडियों वाला जो कार्य है इसको बेहतर तरीके से किया जाए। मतलब इसी बात में मैं, चूड़ी मार्केट जब हम बंद कर रहे हैं तो जो भीड़ वहाँ है वही की वही वहाँ आ रही है और ये तो सामान घर घर में जा रहा है। तो ये जो खैरथल का उदाहरण हमने लगातार देखा, इस पे स्टडी भी की, तो इस प्रकार से जो आप कह रहे हैं, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। इसमें ना केवल जूनियर लेवल पे बल्कि एसपी साहब के स्तर के लेवल पे खुद पे कई प्रकार से प्रयास किए गए हैं।
चाहे वो होम डिलीवरी की बात हो, चाहे वो थोक विक्रेता और रिटेलर को दूर करने की बात हो कि किस प्रकार से अंदर केवल थोक विक्रेता रहें, बाहर से दूसरे व्यक्ति लेके जाएं। लेकिन मेरा मानना है कि इसमें हम और बेहतर प्रयास करेंगे। क्या विद्यालय जो हैं निजी, वो अपने स्टाफ को कुछ जरूरी कामों के लिए डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बुला सकते हैं? बिल्कुल बुला सकेंगे। ऑरेंज जोन के अंदर 33% तक जो स्टाफ है प्राइवेट संस्थाओं का वो आ जा सकता है। तो मेरा मानना है कि सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन रहेगी और स्टाफ भी अपना आना जाना शुरू कर सकते हैं। एक बहुत बड़ा सवाल बार बार आ रहा है, जो आरोग्य सेतु ऐप है उसमें कई लोगों के सवाल हैं कि उसमें बार बार एक नोटिफिकेशन आ जाता है कि आपके निकट में 1 किलोमीटर के दायरे में कोई पॉजिटिव मरीज है या गंभीर रोगी है। ये क्या वजह है इसकी, जबकि वहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है और ये एक माहौल भी इससे बिगड़ जाता है? देखिए, राजस्थान सरकार द्वारा और भारत सरकार द्वारा इसमें टेक्नोलॉजी का कैसे इस्तेमाल किया जा सके इसका प्रयास हो रहा है। भारत सरकार ने आरोग्य सेतु नाम की एक ऐप बनाई है, उसी प्रकार से राजस्थान सरकार द्वारा बहुत गहनता के साथ राज कोविड करके एक ऐप बनाई गई है। दोनों ही ऐप्स का अगर हम मोर और लेस लबोलबाब देखें तो वो ये है कि किस प्रकार से जो मूवमेंट है कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति का उसको ट्रैक किया जा सके, वो रिस्ट्रिक्शंस रहें, चाहे वो क्वारंटाइन घर पे हो चाहे वो संस्थान के अंदर हो, उसको देखा जा सके, मॉनिटर किया जा सके। हमें ये समझना पड़ेगा कि जब इतनी बड़ी जनसंख्या किसी नई टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ती है जो कि पहली बार उनको मिल रही है, तो हो सकता है, स्वाभाविक है कि कुछ लोग उसको इस्तेमाल करना नहीं जानते। उदाहरण स्वरूप आरोग्य सेतु में कोई इस प्रकार के बटन्स होंगे, कोई इस प्रकार के कॉलम्स होंगे जिसको अगर किसी ने चेक कर दिया कि हाँ मैं कोरोना पॉजिटिव हूँ या हाँ मैं कोरोना संदिग्ध हूँ, उससे क्या होगा कि भले ही वो हृष्ट पुष्ट व्यक्ति है लेकिन टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना नहीं जानता है, तो उसने तो अपनी तरफ से उसको भर दिया, लेकिन बाकी जो साथी हैं जो आरोग्य सेतु को यूज़ कर रहे हैं उनको ये महसूस होगा ब्लूटूथ को ऑन करते ही कि शायद हमारे पास इस प्रकार के लोग हैं। मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि भारत सरकार इसके ऊपर कार्य कर रही है, हमने इसको फ्लैग ऊपर भी किया है, पूरे देश का इशू है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। आप लोग आरोग्य सेतु को, राज कोविड ऐप को ज़्यादा से ज़्यादा डाउनलोड करें। ये जो त्रुटि है इसको बहुत जल्द सुधारा जाएगा और किसी भी प्रकार का कोई पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़िले के अंदर जितना भी डेटा बैकग्राउंड में है वो सारा का सारा ज़िला प्रशासन के पास उपलब्ध है। फॉर एग्जाम्पल, आज ज़िले के अंदर केवल और केवल 4 पॉजिटिव केसेस लाइव चल रहे हैं जो कि सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अलवर में हैं। इसके अलावा कोई भी सूचना है वो आप समझ सकते हैं वो अपने आप में एक र्यूमर है, एक भ्रम है या टेक्नोलॉजी का त्रुटि है। तो दर्शकों के लिए ये बहुत ज़रूरी बात है जो मैं इन्होंने बताई है कलेक्टर साहब ने, उसी को ही मैं विस्तार दे रहा हूँ कि जो आरोग्य सेतु ऐप में जो आपको नोटिफिकेशन ऐसे आते हैं कि आपके निकट कोई 1 किलोमीटर के दायरे में कोरोना पॉजिटिव मरीज है, उसकी वजह यही है कि उन सज्जन ने जो अपना ऐप जब डाउनलोड किया है तो उसमें जो पर्सनल जो व्यक्तिगत जानकारियाँ होती है उसमें गलती से उनसे वो क्लिक ऐसा कुछ हो गया है जिसमें उनको हाँ या ना जहाँ होंगे या कुछ और ऐसे जो चिन्ह होंगे वहाँ उन्होंने खुद को रोगी नहीं की बजाय रोगी वाला क्लिक हो गया होगा। ये एक मानवीय भूल की वजह से, इसलिए इसमें आगे भी सुधार हो रहा है या इसके अलावा भी कोई तकनीकी कमी है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अलवर जिले में मात्र 4 कोरोना पॉजिटिव इस समय हैं जिनका उपचार अलवर में चल रहा है। चारों ही बानसूर क्षेत्र के अभी जो पिछले 4 दिनों में 3 दिनों में सामने आए हैं। अगला सवाल हम कर रहे हैं कि छात्र दूसरे जिलों में फंसे हुए हैं, वो कैसे आए? देखिए, अगर वो राजस्थान में ही किसी जगह पे हैं और कंटेनमेंट एरिया रेड जोन का नहीं है तो मेरा मानना है कि उनकी मूवमेंट अपने आप में स्वतः ही अलाउड है, उसके लिए अनुमति नहीं। प्राइवेट व्हीकल से उनके माता पिता, उनके सज्जन अगर जाके उनको वहाँ से लाना चाहते हैं तो ये अलाउड है। केवल और केवल हमें समझना पड़ेगा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस समय पे अलाउड नहीं है। अगर किसी एक ज़िले से दूसरे ज़िले पे बस चल रही होती तो हम नहीं कह सकते कि ये साथी हमारे फंसे हुए हैं। उसी प्रकार से अगर कोई आना जाना चाहते हैं, प्राइवेट व्हीकल है, कोई अनुमति लेने की ज़रूरत नहीं है जब तक कि वो किसी हॉटस्पॉट से ना तो आ रहे हों ना तो जा रहे हों। क्या 17 मई तक धार्मिक स्थल बंद रहेंगे? बिल्कुल बंद रहेंगे। मैं धन्यवाद भी व्यक्त करना चाहूँगा और बहुत खुशी से ये कहना चाहूँगा कि पहली बार हम देख रहे हैं कि इतनी इमोशनल चीज़ों के ऊपर भी लोगों ने, चाहे रिलीजन हो चाहे समाज हो, इन सब से ऊपर उठ के एक रूपता के साथ सरकार का, प्रशासन का सहयोग किया है।
हमें इस प्रकार के एक आत्मविश्वास को, इस प्रकार के एक रेस्ट्रेंट को और आगे बनाए रखना है। 17 तारीख तक हमें इस चीज़ को ज़रूर देखना है कि जिस प्रकार का पालन अभी तक होता आया है ये पालन बना रहे। सर, मूर्तिकार और जूस, आइसक्रीम आदि की दुकानें, पार्लर ये खोलेंगे? नहीं, ये भी बंद रहेंगे, क्योंकि हम इनको ढाबा, मिठाई की दुकान और इसी तरह की कैटेगरी मानते हैं कि जहाँ तक रिस्ट्रेन हो सके हमें ऐसे पब्लिक जॉइंट्स नहीं खोलने हैं। मूर्तिकार अपना काम कर सकते हैं जी। और आरटीओ कार्यालय में क्या लाइसेंस बनेंगे, खुलेंगे ये? नहीं, बिल्कुल बन रहे हैं, सरकारी कार्यालय चल रहे हैं। लेकिन अभी जैसे आपने देखा कि BS4 की अभी तक जो हमारी पालना थी वो केवल 30 तारीख उसकी डेडलाइन थी। कार्य किए गए, लोगों को बुलाया गया, दिया गया। लेकिन बाकी ऐसी चीज़ें जो नॉन एसेंशियल हैं, हमें समझना पड़ेगा कि सरकारी कार्यालय इसलिए खुल रहे हैं ताकि कोरोना की बैटल से लड़ा जा सके। आज कलेक्टर कार्यालय इतवार के दिन भी इसलिए खुला हुआ है कि यहाँ पे हम कोरोना के बारे में चिंतन कर सके, आदेश जारी कर सके। लेकिन अगर किसी साथी को कोई ऐसी रूटीन की नॉन एसेंशियल अगर कोई इशू है, कोई अपना ज़मीन का इशू है, किसी और प्रकार के इश्यूज़ हैं जो मात्र 10 दिन और वेट कर सकते हैं, तो मेरा मानना है कि उनको वेट करना चाहिए। शहर में पानी की किल्लत है, टैंकर आदि की समस्याएं चल रही हैं, इसको लेकर कोई विशेष प्लान अभी बनाया जा रहा है? बिल्कुल ज़रूरी है, बनाया जा चुका है। अलवर शहर में हम जानते हैं कि लगातार इस प्रकार की दिक्कत रहती है। ADM 2 राकेश गुप्ता जी की अध्यक्षता के अंदर एक टीम बनाई गई है। इसके साथ साथ चाहे एडिशनल चीफ साहब हों, दोनों SC साहब हों, कंट्रोल रूम स्पेशल PhD का बनाया गया है। ऑलरेडी कई जगहों के ऊपर शीतलन देते हुए टैंकर्स चलाए गए हैं, इवन ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड। इसको आगे इसी प्रकार से बनाए रखा जाएगा। चाहे बोरिंग करने की परमिशंस हो, चाहे स्पेशल सरकार से परमिशन लेनी हो। कई ऐसे हमारे ट्यूबवेल्स थे जहाँ पे सैंक्शन हो चुकी थी, बिजली के कनेक्शन तकरीबन 90 जगह पे ज़िले के अंदर पेंडिंग थे, उनको लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगा, खास करके अलवर शहर वासियों से, हमें पूरा संज्ञान है कि कई प्रकार से पानी की व्यवस्था के अंदर आप लोगों को ज़्यादा रिलीफ की ज़रूरत महसूस होती है। कई बार आप लोगों के बातें हमारे पास जिला स्तरीय कंट्रोल रूम और PhD में भी जाती हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लगातार अपनी सूचना पहुंचाएं। प्रशासन प्रयास कर रहा है, लेकिन इस आपदा की घड़ी में, मेडिकल इमरजेंसी में, अगर आप लोग किसी भी प्रकार से असहज महसूस करते हैं तो कृपया थोड़ा धैर्य बनाए रखें। किसी प्रकार से ये महसूस ना हो कि छोटी सी किसी व्यवस्था को, अव्यवस्था को लेके जाने के लिए हमारी तरफ से कोई ऐसा कदम हो, हम कहीं रोड पे आए या हम किसी जगह धरना प्रदर्शन करने की कोशिश करें, उसके खिलाफ मजबूरन हमें एक्शन लेना पड़ेगा। पानी आप तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन अगर इकट्ठ होगा किसी जगह के ऊपर, उसके खिलाफ सरकारी कार्रवाई करना भी हमारी जिम्मेदारी रहेगी। कोरोना जैसे बानसूर में अभी हुआ, ऐसा अगर कोई हॉट स्पॉट आता है अलवर में, चूंकि जिस तरीके से ये संक्रमण बानसूर का केस सामने आया, ऐसे और भी खतरे कई मुबाएं खड़े हैं, तो उसके लिए क्या तैयारियां हैं? कि हॉटस्पॉट की जो डेफिनेशन है वो बड़ी स्पेसिफिक है। बानसूर वाले मसले को हम लोग हॉटस्पॉट अभी तक नहीं कैटेगराइज कर रहे हैं। ये ज़रूर है कि एक ही जगह से अभी तक 4 केसेस आना बड़ी बात है। चाहे वो खेड़ली था जहाँ पे एक साथ 3 केसेस पॉजिटिव आए थे, यहाँ पे भी अभी तक 4 केसेस पॉजिटिव आए हैं। अच्छी बात यह है कि इन सभी पॉजिटिव केसेस के जो बहुत क्लोज कॉन्टैक्ट थे, तकरीबन 70 से 80 लोग ऐसे थे जो दिन में लगातार एक दूसरे से मिलते थे, एक ही परिवार के थे, उन सभी बाकी लोगों के रिजल्ट्स नेगेटिव आए हैं। ये अपने आप में अच्छी बात है। कहने का भाव ये है कि भले ही किसी जगह पे बहुत ज़्यादा केस आए और भले ही किसी जगह पे लगातार 0 केस रहे, इसके अंदर भारत सरकार की, राज्य सरकार का प्रोटोकॉल बहुत सेट है। जैसे ही किसी जगह के ऊपर केसेस आने का सिलसिला शुरू होता है, उस एरिया को हम लोग कर्फ्यू में लेते हैं, कंटेनमेंट करते हैं और लगातार 21 दिन जब तक वहाँ पे कोरोना नेगेटिव नहीं हो जाता है तब तक लगातार वहाँ कर्फ्यू रहेगा। हर प्रकार की एसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करना सरकार की, प्रशासन की जिम्मेदारी रहेगा। कोरोना को बैटल करने का एक ही तरीका है कि उसको कंटेन कर दिया जाए। तो आप ये मान सकते हैं कि अगर हमारे ज़िले में केसेस की संख्या बढ़ती भी है तो हम लोग कंटेनमेंट की स्ट्रैटेजी के साथ साथ कैसे ट्रीटमेंट देना है इसको अग्रसर होंगे। ये बहुत चैलेंज का विषय है कि आज की तारीख में जो सारे केसेस कल तक जयपुर SMS जा रहे थे, उनको आज डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, जो कि डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल बनाया गया है, वहाँ रखा गया है। हमारे डॉक्टर्स की टीम, मैं उनका पूरा धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगा, भूरी भूरी प्रशंसा करूँगा
कि इतनी खतरनाक बीमारी को देखते हुए भी वो लोग लगातार इनका उपचार कर रहे हैं, बिना डरे हुए, बिना थके हुए वो टिके हुए हैं। कई प्रकार के इसमें एहतियात रखने पड़ते हैं। पूरे ज़िले की निगाहें उनके ऊपर हैं कि किस प्रकार से ये 4 लोगों का ट्रीटमेंट चल रहा है। मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि वो पूरी मेहनत कर रहे हैं और बहुत जल्द इन लोगों को पॉजिटिव से नेगेटिव घर तक पहुँचाने के लिए उन लोगों के जो प्रयास हैं वो लगातार जारी है। तो दर्शकों, लॉकडाउन 3.0 शुरू होने वाला है कल से। आज 40 दिन का लॉकडाउन देश में पूरा हो रहा है, अलवर में भी पूरा हो रहा है। कई महत्वपूर्ण आपके सवाल आए और अलवर जिला प्रशासन उन सवालों का जवाब देने के लिए, चर्चा के लिए पूर्ण रूप से तैयार भी है, ताकि जैसा कि जिला कलेक्टर इंद्रजीत सिंह जी ने कहा कि हम खुद चाहते हैं कि बाजार खुलें, आर्थिक गतिविधियां हों, व्यापारियों से भी संपर्क किया जा रहा है, लेकिन जो गैर जरूरी है, जो इस बीमारी की फैलने की जहां आशंका है, उन पे ही रोक रहेगी। समीक्षाएं होती रहेंगी। अगर जो व्यापारी बंधु जिनके काम रुक रहे हैं वो अगर कुछ ऐसे प्रोजेक्ट लाएंगे जिनमें इनको निश्चित करेंगे, सुनिश्चित करेंगे कि उससे खतरा नहीं फैलेगा, तो पुनर्विचार भी किया जाएगा। परमिशन से जुड़े हुए सवालों के जवाब भी महत्वपूर्ण दिए। सर, एक और सवाल आया है, हम समापन की ओर हैं, कि फाइनेंस कंपनी खुल सकती है क्या? देखिए, प्राइवेट कोई भी संस्थान हो, उसमें जैसे मैंने निवेदन किया कि 33% की अपनी रोक रखते हुए हर प्रकार के संस्थान जो हैं, चाहे वो प्राइवेट हैं, चाहे वो सरकारी हैं, वो खुलने चाहिए। केवल और केवल जो मूल मंत्र है वो यही है कि इतना बड़ा लॉकडाउन इसलिए किया गया ताकि लोग एक दूसरे के क्लोज कांटेक्ट में नहीं आए, भीड़ में एकत्रित नहीं हो। उसी चीज़ के साथ हमें आगे जीना सीखना पड़ेगा। जिस प्रकार से लॉकडाउन धीरे धीरे हट रहा है, इसको स्टैगर्ड लॉकडाउन बोला जाता है कि शुरुआत की, फिर थोड़ा धीरे से रिलैक्सेशन, फिर और रिलैक्सेशन। कई देशों के अंदर ये एक्सपेरिमेंट किया गया है जिसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, जैसे कि जापान था, यूके है। ये सब लोग इसी पैटर्न के ऊपर कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें ये देखना पड़ेगा कि किस प्रकार से ये हमारा एक बिहेवियरल चेंज ले आए। आज मास्क पहनना, हाथ धोना, ये सारी चीज़ें, एक दूसरे से दूरी बना के रखना। मेरा मानना है कि कल को जब ट्रेन्स चलने लगेंगी, बसें चलने लगेंगी, तो ऐसा नहीं होगा कि कोरोना हमारे समाज से, हमारे देश से जा चुका होगा। भले ही हमें सोशल डिस्टेंसिंग कम करके भी चलना पड़े, लेकिन अगर मास्क पहना हुआ है, अगर गलत जगहों के ऊपर हाथ नहीं टच हो रहे हैं, बार बार हम लोग सैनिटेशन रख रहे हैं, मेरा मानना है कि इसको हमें अपनी जीवन शैली का एक अभिन्न अंग बनाना पड़ेगा। आपके इस प्लेटफॉर्म के, पत्रिका टीवी के प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं 2-3 रिक्वेस्ट अलवर वासियों को करना चाहूँगा। सबसे पहले मैं तहे दिल से धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगा समाज के हर उस हिस्से का जिन्होंने एक मुट्ठी बन के पूरे अलवर ज़िले में, हमारा ज़िला बहुत चैलेंजिंग ज़िला है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लगातार आप लोगों की तरफ से सहयोग मिला है। चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो NGOs हों, चाहे ऐसे अनदेखे लोग हों जो पर्दे के पीछे से लगातार मेहनत कर रहे हैं। अपने प्रशासनिक जीवन में मैं पहली बार देख रहा हूँ कि इतनी सकारात्मकता हमें मिल रही है। किसी एक व्यक्ति का इतने बड़े चैलेंज को टेक ऑन करना बहुत मुश्किल है। हर एक व्यक्ति ने, चाहे वो व्यक्ति जो भूखा रह के भी अपने घर में रहने का प्रयास कर रहा है, चाहे वो बड़े से बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट जो कि अपनी इंडस्ट्री बंद होने के बाद भी लगातार पालन कर रहा है, चाहे छोटा से छोटा कर्मी जो गांव के अंदर कोई काम कर रहा है, चाहे बड़े से बड़ा अधिकारी, सब लोग एक मुट्ठी की तरह काम किया है और उसके नतीजे अभी तक बहुत सकारात्मक आए हैं। कृपया करके इसी प्रकार से आप लोगों का सहयोग बना रहे। हर वर्ग के लिए जितना चिंतन हो सकता है, जितना शिथिलन हो सकता है, जितनी सोच हो सकती है वो की जा रही है। कोरोना महामारी एक रियलिटी है। देश अभी तक इतनी मेहनत के साथ, इतनी कॉस्ट के साथ इसको दूर रखने में सक्षम हो पाया है। मेरा मानना है कि हम ज़रूर कोरोना को भी हराने में कामयाब होंगे और अपने देश को, अपने राज्य को, अपने ज़िले को वापस खड़ा करने में भी सक्षम होंगे। ये लड़ाई लंबी चलने वाली है, लेकिन जिस प्रकार से एक नींव रखी जा चुकी है कोरोना के खिलाफ लड़ाई की, मेरा मानना है कि हम लोग ज़रूर अंत में विजयी होंगे। तो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम लगातार अलवर वासियों तक पहुंच रहे हैं। मैं पत्रिका टीवी का भी बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं, पूरी टीम का, कि लगातार इन लोगों ने अपनी बात जो है वो आम जन तक पहुँचाने के लिए हमारी मदद की। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे दर्शकों का भी आभार जो आपने लगातार 1 घंटे तक हमारी ये चर्चा चली है। ये तीसरी चर्चा थी। अभी हास्य प्रयास में जिला कलेक्टर महोदय ने कहा कि लॉकडाउन 3
तीसरा शुरू हो रहा है और हर लॉकडाउन से एक दिन पहले हमने चर्चा की है। निश्चित रूप से आगे भी हमारी चर्चाएं हों, लेकिन अगर हम सब सजग रहे तो चौथे लॉकडाउन की उम्मीद नहीं होगी और चौथा लॉकडाउन नहीं आएगा। आप सबको इस मंच से जुड़े रहने के लिए पुनः धन्यवाद और आप सब दर्शकों की ओर से, पत्रिका परिवार की ओर से, अलवर जिला प्रशासन और समस्त आप कोरोना वॉरियर्स का भी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा भी करते हैं, धन्यवाद भी देते हैं। जो आप भी पूर्ण रूप से इस समय रविवार भी भूल गए हैं, सारे तरीके से पूरा प्रशासन आपका लगा हुआ है, तो जिला कलेक्टर के माध्यम से हम आपकी समस्त टीम को बधाई भी देते हैं और आगे की तैयारियों के लिए शुभकामनाएं भी देते हैं और अच्छे स्वास्थ्य की शुभकामनाएं भी देते हैं।